अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद साद बेग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के रिलेटेड, यानी आज के हम इस वीडियो लेक्चर में फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के एक टॉपिक को, एक चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जो हमारे पास चैप्टर है उसका नाम है चैप्टर नंबर 4, द सेल। ठीक है, तो आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा चैप्टर नंबर 4 से, द सेल से। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले ही हम स्टार्टिंग में ही ये बात डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे कि हम सबसे पहले अगर बात करें चैप्टर का नाम क्या है हमारे पास, द सेल। यानी हमने इस चैप्टर में ये पढ़ना है कि एक सेल क्या होता है और इसके अंदर किस किस तरीके का के और क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये किन किन चीज़ें किन किन केमिकल से मिलके बना होता है, या इसके अंदर क्या फंक्शन हो रहे होते हैं, इसका क्या फंक्शन है, सेल किस तरह का होता है, कितनी टाइप्स के सेल्स होते हैं, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सेल की डेफिनेशन की, आया कि सेल है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सेल की डेफिनेशन करें तो हम सेल की डेफिनेशन करते हैं द सेल इज a basic structural and functional unit of life। ठीक है, यानी अगर हम बात करते हैं सेल एक किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसी ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर लाइफ हो, ठीक है, जिसके अंदर क्या हो, लाइफ मौजूद हो, उसके यानी लाइफ का क्या है, फंडामेंटल, फंक्शनल, स्ट्रक्चरल और बेसिक यूनिट है। ठीक है, तो हम सेल कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या जिस ऐसी ऑर्गेनिज्म जिसमें लाइफ मौजूद हो, जो लाइफ हम कह रहे हैं कि इसके अंदर लाइफ है, तो वो उसका जो बेसिक यूनिट होगा वो क्या होगा, सेल। उसके अंदर जो स्ट्रक्चरल यूनिट होगा वो क्या होगा, सेल। उसका जो फंक्शनल यूनिट होगा वो क्या होगा, सेल। बेसिक, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट से क्या मुराद है, बेसिक का मतलब है कि सबसे बुनियादी है, स्ट्रक्चर का मतलब है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो किससे मिलके बना होगा, सेल से मिलके बना होगा। और उसके अंदर यानी किसी भी लाइफ के अंदर जो भी फंक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं वो कौन कर रहा होता है, सेल परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, यानी अगर हम बात करते हैं लाइफ सिंपलेस्ट वे में, अगर हम बात करें लाइफ की, तो लाइफ सबसे पहले इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म लाइफ जो देखी गई थी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं लाइफ इन सिंपलेस्ट फॉर्म में, आपके पास जो लाइफ है वो कहाँ पर सबसे पहले देखी गई थी, वो देखी गई थी सेल में। अब यहाँ सेल से मुराद, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, आगे हम बात करेंगे कि एक सेल के अंदर एक सिंपल सेल लाइफ, यानी सेल के अंदर कैसे देखी गई थी, हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन यहाँ पे मैं एक और बात कर, यानी सेल अगर हम बात करते हैं फंक्शनल और स्ट्रक्चर की, तो जितना भी फंक्शन यानी कोई भी चीज़ बनी हुई है वो किससे मिलकर बनी हुई है, आपके पास सेल से मिलकर बनी हुई है। यानी आपके पास न्यूट्रिशन का काम है, आपकी मूवमेंट है, जो भी आपके पास दूसरे फंक्शन वगैरह हैं वो आपके पास कौन परफॉर्म कर रहा होता है, बॉडी के अंदर किसी भी बॉडी लिविंग ऑर्गन के अंदर कौन कर रहा होता है, आपके पास सेल परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, इसी से अगर हम बात करते हैं आगे कि सेल्स हमारे किसी भी लिविंग कोई भी, यानी अगर हम बात करते हैं सेल इस दुनिया में, यानी टाइप कितनी तरह के हैं, यानी टाइप्स ऑफ सेल्स की। तो अगर हम बात करते हैं टाइप ऑफ सेल्स की ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर के बेस पर हमारे पास सेल कितनी तरह के होते हैं, तो अगर हम बात करें तो हमारे पास स्ट्रक्चर के बेस पे, अब स्ट्रक्चर के बेस पे अगर हम बात कर रहे हैं तो हम यहाँ केमिकली कंपोजिशन भी देख रहे हैं और फिजिकल अपीयरेंस भी देख रहे हैं। फिजिकल अपीयरेंस से मुराद यानी इंटरनल अपीयरेंस देखेंगे उसके सेल की। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सेल आपके पास कितनी तरह के हैं बेसिक, उसमें तो 2 तरह के हमारे पास सेल्स होते हैं। एक को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरे को हम कहते हैं दैट इज नॉन एज यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, एक है आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा आपके पास क्या है,
यूकैरियोटिक सेल। अब यहाँ साथ साथ हम डिफाइन भी करते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या है और यूकैरियोटिक सेल क्या है। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल को एक तरफ और दूसरी तरफ हम यूकैरियोटिक को डिस्कस कर लेंगे, ये ज़्यादा बेहतर है, ये कंपैरिजन भी हो जाएगा और या फिर हम जिसको कह सकते हैं डिफरेंस भी हो जाएंगे इसके। प्रोकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल आपके पास एक ऐसा सेल होता है जिसके अंदर आपके पास जो डीएनए अपना आपका जो डीएनए होता है सेल के अंदर, ठीक है, सेल के अंदर क्या होता है, ठीक है, यानी प्रोकैरियोट। प्रो का मतलब क्या होता है, प्रो स्टैंड करता है अर्ली, और कैरियन का वर्ड यूज होता है, कैरियोटिक का वर्ड यूज होता है, या कैरियन का वर्ड हम लिख लेते हैं, कैरियन का वर्ड यूज होता है फॉर न्यूक्लियस, ठीक है। तो इस तरह इसका हम अगर हम बात करते हैं, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बिल्कुल ज़िंदगी के स्टार्ट में देखे गए, यानी जब ज़िंदगी स्टार्ट हो रही थी, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बन रहा था, उस वक्त जो देखे गए वो कैसे थे, अर्ली ऑर्गेनिज्म के अंदर आपके पास क्या पाया गया है, अर्ली ऑर्गेनिज्म के अंदर आपके पास क्या पाया जा रहा है, प्रोकैरियोटिक अर्ली ऑर्गेनिज्म जो है जितने भी वो आपके पास कैसे हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट, तो प्रोकैरियोट जो होते हैं इनका जो डीएनए होता है, जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल इज नॉट कवर्ड बाय एनी मेम्ब्रेन। So the nucleus is absent in this type of cell। यानी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम बात करें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस क्या होता है, हमारे पास सेल के अंदर कुछ डीएनए होता है, कुछ ऐसा मटेरियल होता है जो किसी के भी लाइफ के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसको क्या कर रहा होता है, उसकी इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा होता है, वो सब क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं या जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, ठीक है। अब अगर एक सेल है उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, वो सिंपल उसमें है, तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम न्यूक्लियस नहीं कहते, हम उसकी जगह एक वर्ड यूज़ करते हैं यहाँ पर, सो यहाँ पे तो इसको हम कहते हैं, ये आपके पास डीएनए है और ये आपके पास क्या कहलाएगा, दैट इज नॉन एज न्यूक्लियाइड। यानी आपके पास क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस होता है उससे हम उनको कहते हैं द न्यूक्लियस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल नॉन एज न्यूक्लियाइड, ठीक है। न्यूक्लियाइड कहते हैं, हम उसको प्रॉपरली वे में न्यूक्लियस नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। जबकि अगर हम बात करते हैं सेकंड टाइप की, जो आपके पास क्या है, यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करते हैं, यहीं है, इसको हम डिफाइन कर लेते हैं बीच में लाइन लगा के, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करते हैं तो यूकैरियोटिक सेल, अब ये यहाँ पे भी डिफाइन करते हैं, यू का स्टैंड फॉर ट्रूथ एंड कैरियन स्टैंड फॉर अगेन न्यूक्लियस, ठीक है, अगेन स्टैंड फॉर न्यूक्लियस। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियस या सेल की, अब यहाँ पर आपके पास मैं एक सेल बना लेता हूँ, अगेन यहाँ पर भी एक सेल बना लेते हैं, ये आपके पास यूकैरियोटिक सेल है। यहाँ पे आपके पास भी, यहाँ पे भी क्या है, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, ये भी आपके पास क्या मौजूद है, डीएनए या फिर हम कह लेते हैं जेनेटिक मटेरियल मौजूद है। और ये जो जेनेटिक मटेरियल है, इट इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन, दैट इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन एंड फॉर्म अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, और इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं, दैट इज नॉन एज, दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज नॉन एज न्यूक्लियस, ठीक है। अगर यहाँ पर जो डीएनए है वो अनकवर्ड है, तो उसका जो न्यूक्लियस होगा प्रोकैरियोटिक का, वो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियाइड कहलाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डीएनए है और वो कवर है पूरे मेम्ब्रेन से, तो वो आपके पास क्या कहला रहा है, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस कहला रहा है। यानी ये आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स,
ये आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स सेल है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स सेल्स है। ठीक है, अब आफ्टर यानी बहुत अरसे बाद जाके जब हम बात करते हैं आगे, जैसे जैसे सेल डेवलप करता गया तो उसके बाद आपके पास क्या हुआ, यूकैरियोटिक सेल आप फॉर्म हुआ। और यहाँ पर आपके पास क्या था, कॉम्प्लेक्स सेल है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जेनेटिक मटेरियल जो होता है, जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या होता है, कवर्ड होता है, कवर्ड बाय मेम्ब्रेन, उसको हम क्या कह रहे हैं, दैट इज कवर्ड बाय मेम्ब्रेन। ठीक है, एंड द स्ट्रक्चर इज नोन एज, जो स्ट्रक्चर है इसके स्ट्रक्चर को हम कह रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ, द स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियस। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियस कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे अगर ये हो गई हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल की बेसिक डेफिनेशन वगैरह। अगर हम बात करते हैं इसके अंदर डिफरेंस वगैरह की, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज़ होता है वो क्या होता है, यानी अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा और लिख देता हूँ तो आपके पास जो साइज़ है प्रोकैरियोटिक सेल का वो क्या होता है, साइज़ ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल क्या साइज़ क्या होता है, इसका स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोटिक। यानी यहाँ पे अगर हम बात करते हैं साइज़ की तो साइज इज लार्जर देन प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, यहाँ पर आपके पास अगर हम बात करते हैं इस सेल में पाए जाने वाली जो चीज़ें होंगी, यानी जो ऑर्गेनील्स लाते हैं, यहाँ पर आपके पास ऑर्गेनील्स जो सेल मेम्ब्रेन बॉन्डेड और अपना मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनील्स हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट। ठीक है, यहाँ पे मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनील एब्सेंट है या मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनील क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। इनकी जो सेल वॉल होगी, जो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल होगी वो बनी होगी पेप्टाइडोग्लाइकेन की, ठीक है, या टाइकोनिक एसिड की अगर हम बात करते हैं। तो उसके अलावा अगर हम बात करते हैं या फिर उसकी लिपोपॉलीसेक्राइड्स की। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं अगर वो ऐसे सेल्स हैं जिनमें सेल वॉल मौजूद है तो उनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज या काइटिन की बनी हुई होती है। इसकी जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स की ज़्यादातर एग्जाम्पल्स जो हैं वो हमारे पास क्या हैं, बैक्टीरिया हैं, एग्जाम्पल के अंदर बैक्टीरिया हैं, साइनोबैक्टीरिया हैं। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करते हैं जितने भी हमारे पास ऑलमोस्ट प्रोटोप्लास्ट हैं, प्रोटोफाइलम किंगडम प्रोटोप्लास्टा के मेंबर्स हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, फंजाई आपके पास मोस्टली यूकैरियोटिक होते हैं। और अगर हम बात करते हैं आपके पास एनिमल्स की, तो ये सारे के सारे यूकैरियोटिक होते हैं। इसके अलावा एक और बात कि आपके पास जो प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियर सेल्स, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं या प्रोकैरियोटिक सेल्स जिसकी अगर हम बात करें, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन करेंगे उन्हें हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं या प्रोकैरियोन्स कहते हैं, प्रोकैरियोन्स या यूकैरियोन्स कहते हैं। अब प्रोकैरियोन्स की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर प्रोकैरियोन्स जितने भी होंगे वो ऑलमोस्ट यूनिसेलुलर होंगे। ठीक है, मोस्टली क्या होंगे, यूनिसेलुलर होंगे, सिंगल सेल डिपेंडेंट होंगे और क्या कहते हैं या फिर कॉलोनी के फॉर्म में पाए जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल आपके पास यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कॉलोनी की फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या था, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आगे, इससे आगे जाते हैं तो यहाँ एक सवाल आ सकता है, सवाल ये आ सकता है कि वाई प्रोकैरियोटिक, वाई सेल इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ। ठीक है, तो लाइफ का फंडामेंटल यूनिट क्यों होता है, तो इसका जवाब आपको आपकी बुक की पेज नंबर 5 पे मिल जाएगा। नहीं, आपको पेज चैप्टर नंबर 1 के पेज नंबर 5 पे मिल जाएगा। वहाँ पे आपके पास एक पैराग्राफ लिखा है और उसमें ये बात क्लियरली डिफाइन की गई है कि जो सेल होता है वो कंटेन करता है क्या, डीएनए। ठीक है, और डीएनए आपके पूरी लाइफ के यानी पूरी जितनी भी आपकी ज़िंदगी है उसमें होने वाली एक्टिविटी जो होती है उसको कंटेन करने के लिए कुछ प्रोटीन कंटेन कर रहा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। ठीक है, तो यानी आपके पास सेल के अंदर क्या है, जीन मौजूद हैं, जो ऐसे जीन जो पूरी की पूरी आपकी लाइफ की एक्टिविटी को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, जिसकी वजह से सेल को हम क्या कह रहे हैं, फंडामेंटल यूनिट कह रहे हैं, किसको, सेल को। ठीक है, जस्ट इसकी वजह से हम क्या कह रहे हैं, सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। या फिर अगर हम बात करते हैं कोई भी, अगर हम बात करते हैं लाइफ की, तो लाइफ हमने बात की कि लाइफ आपको सबसे पहले देखने को मिली है कहाँ पर, सेल में। ठीक है, सिंपलेस्ट लाइफ जो आपको देखने को मिली वो सेल में मिली।
ठीक है। तो सिंपल लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो ज़्यादातर सिंपल लाइफ की बात करें तो वो प्रोकैरियोटिक यानी बैक्टीरियाज की बात हो रही है, ठीक है। जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक सिंगल सेल पे डिपेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं तो फिर बैक्टीरिया हैं, फिर साइनोबैक्टीरिया हैं, फिर वो कंबाइन होते गए और एक मल्टीसेलुलर ऑर्गन बना, ठीक है। तो यानी हमारे पास जब लाइफ स्टार्ट हो रही है वो एक सेल से स्टार्ट हो रही है। इसी वजह से भी हम कह सकते हैं कि सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रक्चर यानी आपकी बॉडी का कोई भी लिविंग ऑर्गन का जो स्ट्रक्चर होता है, जो अपीयरेंस होती है, वो किससे मिलके बनी होती है? वो सेल से मिलके बनी होती है। इसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं? सेल इज अ स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल क्यों है? क्योंकि इसके पास सारी जेनेटिक मटेरियल, सारी फंक्शन, अपना जितनी भी एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करना है, किस तरीके से काम करना है, किस तरह से एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, उस वजह से वो कहाँ पर है? जीन के अंदर है। और जीन कहाँ पर है? सेल के अंदर, जिसकी वजह से हम इसको क्या कर रहे हैं? सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सेल के बाद हमारे पास एक और चीज़ आती है, दैट इज आ सेल थ्योरी, ठीक है। यानी कुछ साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किया था, सेल के बारे में ये बताया था कि आया सेल किस यानी सेल की एक्टिविटी क्या, डेवलपमेंट उन्होंने कह सकते हैं कि सेल किस तरीके का होता है, सेल कैसे बनता है, सेल का काम क्या है। इन्होंने एक यानी सारा पर्पस बताया था सेल का। तो उस चीज़ को हमने क्या था? सेल थ्योरी का नाम दिया था साइंटिस्ट ने। और यहाँ पर आपके पास कुछ बेसिक्स पॉइंट, उसमें कुछ बेसिक्स पॉइंट थे जो मैं आपको यहाँ की बुक में डिस्कस किए गए, ठीक है। तो वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम डिस्कस कर लेते हैं सेल थ्योरी को, डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 4 ही है। चैप्टर नंबर 4 का नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो आपके पास क्या है? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी की अगर हम बात करते हैं तो सेल थ्योरी आपके पास प्रेजेंट की थी दो साइंटिस्ट ने स्टार्टिंग के अंदर। एक का नाम था शेल्डन और एक का नाम था श्वान, ठीक है। एक बॉटनिस्ट था और एक जूलॉजिस्ट था। एक ने अपनी थ्योरी पेश की थी 1838 के अंदर, एक ने पेश की थी 1839 में। जो शेल्डन था उसने 1838 में करी थी और जो श्वान था उसने 1839 में करी थी। जो श्वान था वो जूलॉजिस्ट था और जो शेल्डन था वो बॉटनिस्ट था। यानी एक ने बॉटनी की सेल के यानी प्लांट सेल्स की स्टडी करी और एक ने एनिमल सेल की स्टडी करी और अपने थ्योरीज पेश करी। और उसके बाद रॉयल सोसाइटी ने इनके दोनों की एक ही थ्योरी पे काम किया गया था, तो इसलिए मर्ज करके इनका हम स्टडी करते हैं सेल थ्योरी को, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले शेल्डन एंड श्वान के हम कुछ पॉइंट को डिस्कस करते हैं। शेल्डन और श्वान के मुताबिक जो सबसे पहला पॉइंट अगर हम आपकी बुक में जो डिस्कस किया गया है वो ये है, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी, सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। वापस से वही डेफिनेशन आ गई, यूनिट ऑफ लाइफ या यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी जानदार अशिया के अंदर आपके पास जो क्या कहते हैं, कोई भी जानदार अशिया है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है वो क्या होगा? सेल होगा, ठीक है। यहाँ पे ये बात हम अभी मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्कस करके आया हूँ वीडियो के स्टार्ट में। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं, इनका जो दूसरा पॉइंट था वो ये था कि आपके पास जो अगर हम बात करते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा, कोई भी एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म और मेड अप ऑफ वन और more than one cell or more than one cell, ठीक है। यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक सेल से या एक सेल से ज़्यादा से मिलके बना होगा। अच्छा, इन्होंने जो एक और पॉइंट दिया था जो आपकी बुक के अंदर डिस्कस किया गया है, इन्होंने डिस्कस किया था ये
यहाँ मैं स्टार बना रहा हूँ, पॉइंट नहीं बना रहा, इसकी वजह मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, ये आपके पास क्या था, उन्होंने जो बोला शेल्डन एंड श्वान ने दिया, वो क्या दिया, सेल इज अ डी नोवो स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ पर जब इन्होंने ये पॉइंट दिया सेल इज द डिनोवो स्ट्रक्चर, तो यानी इसका मतलब ये है, डिनोवो का मतलब होता है खुद ब खुद वजूद में आ जाने वाली चीज़। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, जो सेल्स हैं वो खुद ब खुद अचानक से खुद ब खुद वजूद में आ जाते हैं, और यानी इसका नहीं पता कि ये कैसे बनते हैं, ये खुद ब खुद बस जब अचानक से क्या हो जाते हैं, वजूद में आ जाते हैं। जिस पर एक और साइंटिस्ट आया, इसका नाम क्या था, रुडोल्फ विर्को। ठीक है, रुडोल्फ विर्को ने क्या किया, रुडोल्फ विर्को आया, उसने जब स्टडी करी 1855 के अंदर, रुडोल्फ विर्को ने क्या किया, जिन्होंने एक बात सेल थ्योरी को जब रीड किया तो उन्होंने इस पॉइंट को क्या कर दिया, रॉन्ग कर दिया। उन्होंने इस पॉइंट को क्या कर दिया, कैंसिल आउट किया, बोला ऐसा नहीं हो सकता कि सेल इज डिनोवो स्ट्रक्चर हो। और रुडोल्फ विर्को ने एक इसकी जगह जो पॉइंट दिया, यानी इसकी जगह पे जो बात कही, वो ये कहा कि न्यू सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, यानी इन्होंने ये बात कही कि जो सेल्स होते हैं, नए सेल्स बनते हैं, वो पुराने सेल के डिवाइड होने की वजह से बनते हैं। यानी यहाँ पे बात क्लियर है, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं वो क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं, डिवाइड होते हैं, और क्या करते हैं, न्यू सेल्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो जिस पे यहाँ इनके इस पॉइंट से एक बहुत बड़ा एवोल्यूटरी पॉइंट है, ये बहुत बड़ी चेंजिंग आ गई किसके अंदर, बायोलॉजी के अंदर। एवोल्यूटरी पॉइंट है रहा किसके लिए, बायोलॉजी के अंदर। क्यों, क्योंकि एवोल्यूटरी पॉइंट ये इस तरह से रहा। सेल थ्योरी की अगर हम बात करते हैं, सेल थ्योरी जब पेश हुई तो उसके बाद बहुत सारी बायो के अंदर चेंजिंग आई। जैसे कि अब सिंपल वे में आपने 9th क्लास के अंदर एक थ्योरी पढ़ी होगी बायोजेनेसिस और एबायोजेनेसिस की। तो बायोजेनेसिस और एबायोजेनेसिस के एक्सपेरिमेंट जो किए गए थे वो आफ्टर द सेल थ्योरी की गई थी। ठीक है, सेल थ्योरी की बात किए गए थे, क्योंकि इस पॉइंट को उन्होंने क्लियरिफाई करना था कि न्यू सेल्स जो होते हैं वो पुराने सेल्स की मौजूदगी से ही बनते हैं, ऐसा नहीं है कि ये खुद ब खुद बनते हैं। तो इसलिए वो जो एबायोजेनेसिस की थ्योरी थी, जो एबायोजेनेसिस का नज़रिया था, वो टोटली क्या हो गया था, रॉन्ग हो गया था। और इसी तरह आपके पास बायोजेनेसिस और एबायोजेनेसिस का क्या हुआ, और जो थ्योरीज थी वो अमल में आई, और बड़ी ही ज़्यादा काफ़ी सारी थ्योरीज जो बायो के अंदर मौजूद थी वो गलत हो गई, और काफ़ी सारी थ्योरीज जो नहीं थी वो आपके पास सामने आने शुरू हो गई, और ये काफ़ी ज़्यादा हम आपके पास क्या रहा, एवोल्यूटरी पॉइंट ऑफ व्यू से रहा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या था, सेल थ्योरी थी। अच्छा, तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहा, सेल की डेफिनेशन, ये सेल क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या हैं, किस तरीके से होता है। उसके बाद हमने बात करी सेल थ्योरी। ठीक है, आज का जो हम टॉपिक है यहाँ पे एंड करते हैं आज का लेक्चर, लेकिन साथ साथ में वापस से आ जाते हैं किसके ऊपर, मेन चीज़ जो हमारे पास क्या थी, क्वेश्चंस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखा जाए इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बन सकते आपके पास। सिंपल वे में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या, डिफाइन सेल। ठीक है, डिफाइन सेल, आल्सो राइट डाउन द सेल थ्योरी। ठीक है, सिंपल वे में 2 नंबर का सवाल आ सकता है, या एक आधे नंबर की या 1 नंबर की डेफिनेशन पूछी जा सकती है डिफाइन सेल, या 1 नंबर के सवाल में सिर्फ आपके पास सेल थ्योरीज के पॉइंट पूछे जा सकते हैं, या फिर अगर हम बात करते हैं 2 रीजनिंग क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि आपके पास क्या था, एक रीज़न वाई सेल इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, वाई सेल इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और सेकंड ये आ सकता है, आफ्टर द सेल थ्योरी विच टाइप ऑफ एवोल्यूशन इन अकर इन बायोलॉजी, यानी किस तरीके की एवोल्यूशन आई किसके अंदर, बायोलॉजी के अंदर। तो उसके अलावा अगर हम बात कर सकते हैं एमसीक्यूज़ की, तो एमसीक्यूज़ आपके पास यहाँ बुक के अंदर आपके पास कुछ हिस्ट्री है कि सेल किसने डिस्कवर किया, उसका सेल का फर्स्ट सेल किसने देखा। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपके पास शेल्डन यानी सेल थ्योरी किसने पेश करी, हु प्रपोज द सेल थ्योरी। और ये आपके पास ये थर्ड पॉइंट क्या आ सकता है कि थर्ड पॉइंट यानी जो आपके पास डिनोवो स्ट्रक्चर वाला है, ये इसकी जगह पर जो पॉइंट दिया वो किसने दिया, रुडोल्फ विर्को ने दिया, कब दिया, ये सारी चीज़ें आपके पास एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है आज का टॉपिक।
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को, और आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो माइक्रोस्कोप होगा और टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप होगा। उसकी हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात करेंगे कि उसकी प्रिंसिपल्स क्या हैं माइक्रोस्कोप के, वो किस तरीके से फंक्शन करती है। इसके अलावा हमारे पास जो उसके नेक्स्ट उसके अंदर उस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो टॉपिक होगा वो होगा सेल आइसोलेशन ऑफ सेल। आइसोलेशन ऑफ सेल के हम सेल को आइसोलेट यानी हम सेल कंपोनेंट्स को किस तरह से आइसोलेट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम इंशाल्लाह आगे इस चैप्टर के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे कि यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से बना होता है, इसके अंदर क्या जो ऑर्गेनीज हैं वो क्या कौन कौन से ऑर्गेनीज होते हैं, क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, और सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसको हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 के अंदर, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 आपके पास पूरा किंगडम प्रोकैरियोटा है, ठीक है। उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो तब तक ये अपने ख्याल रखिएगा। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो आपको लेक्चर समझ में आया तो अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।